हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम आपका हो गया है। होपफुली बहुत अच्छा गया होगा। और जो बच्चे हम लोग से कनेक्टेड थे, अबीटा की टीम के साथ कनेक्टेड थे, हमारे साथ कनेक्टेड थे, they would have definitely found the paper to be a bit easier. Reason, कुछ आप लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो या जिन्होंने पहले भी हमारे वीडियोस देखे और अभी देख रहे हैं, they will definitely accept it that several many questions were those questions which I said or I told were to be the important or expected question. तो उसी expected line पे था। and most importantly as I always say कि यदि आपका पेपर थोड़ा सा भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन डालने के प्रयास किए जाएंगे, तो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, यू कैन ऑलवेज टारगेट देम। So that's what happened in this paper also. So anyways, I am here to have a quick analysis of this paper. Question paper आपका जो है that is with me. So I'm going to analyze it quickly. I'm not going to solve the paper here. Like पूरा आंसर नहीं हम देने आए हैं यहाँ पे, ठीक है? That doesn't make sense either. But हाँ, एक quick analysis करते हैं so that if you wish you can check it out कि जो आपने steps किए हैं, जो आपको लगा कि आपको ऐसे करना चाहिए, वो सही है कि नहीं है। So that's the point है। and more importantly कि पेपर आया कैसा था, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कहां तक मार्क्स जा सकते हैं और प्रिपरेशन का लेवल कैसा होगा, तो कितने मार्क्स आने की यहाँ पे संभावना है। So सबसे पहले यही समझ लेते हैं। What I believe here is कि पेपर आपका ये जस्ट अबव, थोड़ा सा अबव एवरेज लेवल था, अबव एवरेज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अगर थोड़ी लाइक ठीक ठाक रही होगी, बट दोज स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड वेल, दे हैव पुट इन एफर्ट्स, तो पेपर डेफिनेटली बहुत सिंपल पेपर था। मतलब अगर जिनका प्रिपरेशन अच्छा है तो यू दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग समवेयर लाइक 37, 38, 39 और 40 स्कोर। व्हाई सच अ रेंज? बिकॉज़ थोड़ी बहुत गलती जो एग्जीक्यूशन एरर है, जो सिली मिस्टेक्स है, वो अगर हो गई होगी तो 1 2 3 मार्क्स जा सकते हैं। अदरवाइज ये 40 आउट ऑफ 40 वाले मार्क्स का पेपर था। थोड़ा सा प्रिपरेशन जिन लोगों ने थोड़ा लेट शुरू किया होगा, मे बी एक महीने पहले, आधा महीने पहले, 15 दिन पहले, एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में ही बहुत सीरियस होंगे, उनके लिए ये पेपर ट्रिकी डेफिनेटली है। ऐसा भी सिंपल पेपर नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि अगर इफ आई स्टार्ट द एनालिसिस लाइक सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, उसमें एपी पे बेस्ड है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द लाइक 36 टर्म ऑफ द एपी whose first 2 टर्म्स आर गिवन। तो आपको पहला टर्म दे दिया, सेकंड टर्म दे दिया, तो बचा क्या? ये a1 हो ही गया, फर्स्ट टर्म है ये, और यहां से आप d निकाल लेंगे। And then they have asked for like 36 terms, so then you know it. This is a plus 35d and that's it, isn't that? So ये हो जाएगा आपका -3 plus d and you get ds7. So that's it. But इसका जो second part है, देखिए वो है, वो भी सरल है। I'm not saying it's a difficult one, but irrational numbers हैं. And I always emphasize on like getting comfortable with irrational numbers. तो क्या है? Expectedly आप लोगों ने ज़्यादातर ने पहले ही ऊपर वाला पार्ट किया होगा, but हाँ, अगर आप इसको भी देख रहे हैं तो ये भी खैर सिंपल है। 3√3, 4√3, 5√3, so that's NEP with common difference of 2, 3, that's it. So whatever is required you can next 2 terms of the AP तो आप लिख सकते हैं, this is 6√3 and 7√3। तो अगर ये हो जाए तो उसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, बट हाँ वो जो irrational नंबर का है वो डर नहीं होना चाहिए। So that's the first question, a simple one। दूसरा तो बहुत ही सिंपल है, मीन मीडियन मोड का जो एम्पिरिकल रिलेशन है वो उसकी सहायता से आपको यहाँ पे मीन और मोड दिया है, you have to find the median। So again a very very simple one। तो 2 और 2 ये 4 मार्क्स तो बहुत सिंपल हो गए। Then the modal class and the median class। अब 1 मार्क मॉडल क्लास तो आपका सीधे सीधे है जो 22, जिस क्लास इंटरवल में आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रही है वो साफ दिख रही है 22, तो मॉडल क्लास हो गया, तो 1 मार्क तो डायरेक्ट हो गया। मीडियन क्लास के लिए फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी एंड देन यू कैन राइट इट एंड देन यू नो हाउ टू गेट द मीडियन क्लास। वो फिर आपको आता ही है, जो आपने कर लिया होगा, बट दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हियर। तो वो 1 मार्क है, तो लेकिन 1 मार्क तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया, तो ये हो गया आपके 6 मार्क्स, सिंपल वन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन द like a hemisphere with both the radii as the same। तो दोनों, एक आपका हेमिस्फेरिकल यहाँ पे लेट्स से, तो स्टेटमेंट क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप है, उसके ऊपर कोन है कुछ इस तरह से, दोनों का रेडियस सेम है, having the same radius। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये बच्चों।
तो ये भी वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज रेडियाई। तो ये हाइट भी आपका 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। एंड देन यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ पाई। तो कैलकुलेशन भी बचा ली, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखिए आपकी कैलकुलेशन का भी टाइम बच गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर है तो इट्स 2 पाई r क्यूब, तो 1 क्यूब, प्लस कोन है तो 1/3 पाई r स्क्वायर है तो 1 into 1, that's it। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो how much is it? So चलिए यहाँ तो आंसर ही आ गया 7 पाई बाय 3 I believe। तो ये यहाँ पे आंसर आता है। आंसर फिर से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द आंसर हियर, बट डायरेक्ट सामने दिख गया तो हमने लिख दिया। अब पॉइंट है कि आपने सोचा कैसे। इफ यू थॉट, इफ यू प्रोसीडेड इन द राइट डायरेक्शन, तो फिर मोस्ट लाइकली आप मान सकते हैं कि आपके मार्क्स उसमें पूरे आ ही जाएंगे। तो देखिए फिर से देखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, दे इवन डिडंट आस्क यू टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, so definitely a simple one in that case, you should appreciate it। और दूसरा भी, find the volume of a solid hemisphere whose total surface area is 462। अब ये देखिए, इसके कंपैरिजन में यदि आप यहाँ पे दूसरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 462। तो TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462। और कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेस का एरिया, तो 3 पाई r स्क्वायर। आपको यहाँ पे 462 दिया हुआ है और आपको यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए इसका, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, isn't that? अब यहाँ से आपको r स्क्वायर निकालना होगा। They haven't suggested anything as far as pi is concerned। In that case, what I suggest is कि यदि यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो 22 या 11 के फैक्टर 7 के फैक्टर्स हैं, तो 22/7 से आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। इफ यू लुक एट, तो करना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इन ऑल माय क्लासेस। तो हम लोग यही हमेशा सजेस्ट करते हैं, सी इट विल हेल्प यू। सो इट्स 22/7 into r square and this is 462 and then you can simply solve it। तो 22/7 से जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए 21 आ गया, ये 7 हो गया और r आपका यहाँ से 7 आ जाता है। यू पुट द वैल्यू हियर, यू गेट द आंसर। फाइन, तो ये हो गया सेकंड पार्ट, बट कंपैरेटिवली आपका ऊपर वाला पार्ट डेफिनेटली मच सिंपलर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 मार्क्स का। दिस नेक्स्ट वन इज distance between the tangents parallel to each other of a circle is 13 centimeter, find the radius of the circle। ये क्वेश्चन आपका अगर आप माने तो ये 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल टैंजेंट, देखिए ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, isn't that? पैरेलल टैंजेंट्स हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे होते हैं। तो you dot parallel tangents only at the end points of the diameter। तो जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टैंजेंट्स है वो एक्चुअली आपका डायमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 13/2 सेंटीमीटर बच्चों। एंड व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंपल है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट को ज्वाइन करता हुआ ये 90 डिग्री, सेंटर से उधर ये 90 डिग्री, और क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स आर व्हाट? Co-interior angles are supplementary and the lines are parallel, so transversal line ही होगी। So this has to be a line, a straight line। So a straight line passing through the center has to be the diameter। So that's the logic। तो ये आप देखिए कितना सिंपल है, 1-2 लाइन में इसका आंसर है। एक आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे that parallel tangents के point of contact को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है वो diameter of the circle होगा। That's it, ठीक है। और उसके बाद आप रेडियस निकाल लेंगे, तो वो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। सो 2 लाइन में आपका ये आंसर आ जाता है। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल वन। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which the quadratic equation has real and equal roots। तो देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब d सिंपल इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी d के लिए आपका b² - 4ac। तो देखिए अगेन सच अ सिंपल क्वेश्चन, कितनी जल्दी और पेपर कितना फास्ट आप लोग कर पाए होंगे। तो दैट्स रियली ग्रेट। आपको अच्छा लगा होगा, आई बिलीव आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में शुरुआत के जो आपने प्रारंभिक प्रश्न देखे होंगे, यू वुड हैव फाउंड देम टू बी रियली गुड एंड मोटिवेटिंग, काफी कॉन्फिडेंस आया होगा। तो दैट्स रियली ग्रेट। ये इस तरह का पेपर जब आता है तो बच्चे थोड़ा सा डेफिनेटली अच्छा फील करते हैं। तो नाउ सेक्शन बी, जहां पे आपके वापस से 4 क्वेश्चन हैं और 3-3 मार्क्स से हैं। अब यहाँ पे जो पहला है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हियर
AB of length 6 cm and then divide it like AX is 4/5 AB। तो तरीका आपको पता ही है भाई, आपने ये AB मान लिया, ये आपका 6 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से आप एक एक्यूट एंगल बनाता हुआ लाइन बनाते हैं, फिर आप इसे 5 इक्वल पार्ट्स में 4:5 का रेशियो आपको दिख रहा है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। इस तरह से कुछ मान लीजिए ये हो गया एंड देन 2 3 4 5, पांचवें जो लास्ट पोर्शन है उसको आप इससे ज्वाइन कर देंगे एंड देन व्हाट डू वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। मान लीजिए इसको आपने AC कहा, CB के पैरेलल जो फोर्थ पार्टीशन, इससे आप लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट आपका X होगा। So that's your EX, we know this, isn't that? So we know this. तो ये है। अब आपको पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, आई बिलीव आप सब लोगों ने किया ही होगा। यहाँ से एक एंगल आप मार्क करेंगे, फिर वही आर्क यहाँ से ये लेंथ लेके इंटरसेक्ट करेंगे, फिर आप लाइन जॉइन कर देंगे। सो एनीवेज दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड आई बिलीव द ओनली क्वेश्चन ऑन कंस्ट्रक्शन, इजंट दैट? तो ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा एक दो बार भी अगर आपने एग्जामिनेशन से पहले एक बार भी किया होगा डिवाइड करना लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी सरल रहा होगा। Now the next one is in an AP the first term is 12, तो आपको फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है 12, the common difference लीजिए, ये भी दे ही दिया है D6 and the last term, तो लास्ट टर्म आपको पता है AN आप मान लेते हैं, that is given to be 252 और आपको मिडिल टर्म चाहिए, तो थोड़ा सा उन्होंने घुमाने का प्रयास किया है, but if you would have just followed the statement given in the question, तो जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिए हैं यदि आपने उसे फॉलो किया होगा तो बहुत सरलता से कर ही लिया होगा। So 12 plus like n minus 1 into D is 252। I believe जब आप इसे सॉल्व करेंगे you will get n as, तो ये हो जाएगा 240 40, तो n हो गया 41। अब ये बताइए 41 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा? तो 41 का बीच वाला टर्म 21वां टर्म, 21 से पहले 20 और 21 से 41 तक फिर 20, तो 21st टर्म इज द मिडिल टर्म, तो आपको A21 निकालना है जो कि हो जाएगा A plus 20 times D here, so that should give you the final answer। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का बस वर्थ इसीलिए है क्योंकि एक ये आपने यूज किया, फिर मिडिल टर्म आपने 41 टर्म्स का मिडिल टर्म कौन सा है ये आपने सोचा, फिर से आपने nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया, तो इसकी वर्थ फिर आपकी मान लीजिए 3 मार्क्स की हो जाती है। बट आप 3 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। आप सिर्फ स्टेटमेंट फॉलो करते चले जा रहे हैं तो आपका आंसर आ जा रहा है। कुछ भी सोचना बीच में ऐसा नहीं है कि आपको बीच में हॉल्ट लेके स्टॉप लेके पॉज लेके आपको सोचना पड़ रहा है कि अब क्या करना है। So that's I will keep it in a category of simple question, this one। तो 8 हो गया। Now moving to the 9th one, तो देखते हैं 9th क्वेश्चन आपका फिर कौन सा है। So 9th one is two poles of height 25 and 35 मीटर, तो दो पोल आपके हैं, हाइट है 25 मीटर और 35 मीटर, तो मान लीजिए एक पोल ये हो गया और एक पोल आपका ये हो गया और ये हो गया ग्राउंड आपका वर्टिकली ऑब्वियसली। The top of two poles are connected by a wire, तो यहाँ पे अब देखिए फॉर्मेट डिफरेंट है, क्वेश्चन कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं होगा। ये A B मान लिया ये C D, तो यहाँ पे जो दोनों के टॉप है उनको वायर से आपने कनेक्ट कर दिया with inclined to the horizontal at an angle of 30 degree, ये 30 डिग्री है आपका। Find the length of the wire and distance। अब देखिए फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों and such a simple one। ये 25 है, ये 35 था, तो ये हो गया आपका 10 मीटर and that's it, isn't that? D E, let me call it as maybe E here। तो यदि हम इसे यहाँ पे E मान लें तो ये हमने कहा भाई E है। अब आप एक बार tan 30 लगाएंगे, आपका ये बेस आ जाएगा AE, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑन द ग्राउंड, तो आप BC इज इक्वल टू A ही एक बार आ गया और एक बार आपको क्योंकि ये लेंथ भी चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर भी चाहिए, तो एक बार साइन लगा लीजिए, साइन इज अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 10 ओवर द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज लाइक AD हियर is equal to sin 30, you get this one, तो वो हो जाएगा आपका 20 मीटर। So again see such a simple question in 3 marks, कितना सरल। कहीं फिगर बनाने में भी कोई I don't believe किसी को कोई समस्या आई होगी। नॉर्मली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको का क्वेश्चन फंसता तब है जब फिगर फंसता है, जब आप फिगर बनाने में थोड़ा कंफ्यूज है। यहाँ तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फिर से इसे हम बहुत ही I will keep it in a simple category, a question in the category of being a simple one। 10th one,
if x is equal to 3 is a root of the given quadratic equation, तो आपकी जो quadratic equation है वो है 2x square plus px plus 30 equal to 0 और x is equal to 3 इसका रूट है बच्चों। तो यदि ये रूट है तो इसका मतलब इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो भाई सेटिस्फाई करा देंगे तो 18 हो जाएगा, 30 हो गया, 48 हो गया, तो 3xp is equal to -48। तो यहाँ से आपका p आ जाता है जो कि है -60, isn't it? ये आ गया। Now what? Find out the root of the quadratic। फिर तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, आप कुछ भी यूज कर लें, आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लें 60, 30 into 2 a into c is 60 और दोनों का प्रोडक्ट 10 into 6 60 और जिनका सम -16, या अल्फा प्लस बीटा आप यूज कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो हाउ मच इज इट? दिस इज 8, आपको एक रूट पता है 3, तो बीटा आ जाएगा आपका 5। फाइन, तो ये हो गया आपके दो रूट्स यहां पे बच्चों, ठीक है। तो ये भी फिर से अगेन आई विल से दैट दिस इज अ सिंपल वन। अगला जो इसका पार्ट है, हाँ, वो इसके कंपैरिजन में आई बिलीव वो थोड़ा सा जरूर लेंथी होगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट इज 5 मीटर्स, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, तो ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। रिलेशन जो आपको दिया हुआ है वो क्या है? द 5 meters then twice its breadth, तो length is 5 meter more than twice its breadth। ये हो गया आपका। तो अब आपको एरिया दिया हुआ है 250, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की जगह पे रख देंगे, तो b के टर्म में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। आई स्ट्रांगली बिलीव जब भी आपको क्वाड्रेटिक मिला है यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम, यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो आप लगाएंगे वो हल हो जाएगा। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 10 हियर। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन हो जाता है। तो दो सेक्शन, और इन दो सेक्शन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो जिसको आप इवन सिंपल के बाहर की कैटेगरी में रखेंगे। आप सिंपल ही कैटेगरी में सारे क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन का मतलब 2 × 12 और 12 12 24 24 मार्क्स, तो बिल्कुल सिंपल कैटेगरी 60%। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि 75 to 80% तो आपको एनसीईआरटी लेवल पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 11 पे। Prove that the opposite side, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। ये वो क्वेश्चन, या इसके नीचे वाला जो फिगर दिख रहा है, most of you will accept it। ये वो क्वेश्चन है which I always say they are very important। ये highly expected क्वेश्चन है, वो नहीं है आपके सर्किल के ये जो लास्ट के जो 5-7-8 क्वेश्चन है, बस उसी में से नॉर्मली क्वेश्चन आ ही जाता है। सो वो हमने बोला भी था, तो वो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने भी फील किया होगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कई बार पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट हियर ऑब्वियसली, है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और आपको यहाँ प्रूव करना है कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगे। मान लीजिए ये सेंटर है, तो आपको प्रूव ये करना है ये एंगल, और मान लीजिए ये अपोजिट साइड इधर हो गया, तो ये एंगल, सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। Then we have to prove that alpha plus beta is nothing but 180 degree supplementary। that's it। किया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा हम लोग यहाँ सजेस्ट करते हैं, तो फिर आप लोगों ने डेफिनेटली किया होगा। अदरवाइज इससे सिंपलर, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शनल है ये बी वाला, दैट्स बेटर वन, दैट्स अ सिंपलर वन, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ये फिगर तो यही हुआ है, तो नॉट अ बिग डील हियर। ए से आपने 2 टेंजेंट्स बनाए समथिंग लाइक दिस, और तीसरा टेंजेंट आपने कुछ यहाँ पे इस तरह से बना के रख दिया है, और ये जो ट्रायंगल बन गया ए बी सी, और ये पॉइंट है मान लीजिए क्यू और आर। तो आपको यहाँ प्रूव करना है ए क्यू इज हाफ टाइम्स द पेरीमीटर। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन बच्चों। ये लेंथ मान लीजिए डी है, तो ये यदि यहाँ पे एक्स है तो ये भी यहाँ पे एक्स है, और बाकी दूसरे साइड पे यदि ये y है तो ये भी यहाँ पे y है, और AQ is equal to AR तो है ही है, ठीक है। तो ये जो आपकी लेंथ है पेरीमीटर के लिए, इसे हमने C मान लिया, इसको हमने B मान लिया। तो आप पेरीमीटर लिखेंगे x + y + b + c, और फिर AQ हो जाएगा आपका C + x। और यहाँ से फिर आप एक चीज और ये भी बताएंगे कि जो टेंजेंट की लेंथ है, चूंकि AQ और AR इक्वल है, तो B + x is equal to C + y, ये एक और पॉइंट आएगा। सो यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन इजीली प्रूव इट। सो दिस अगेन आई विल से, ये चूंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है,
बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो अगेन आई विल कीप इट, और उसके ऊपर वाला तो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है बच्चों। सो अगेन आई विल कीप इट इन अ लाइक, अब ये थोड़ा सा अबव एवरेज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं किया एनसीईआरटी होने के बाद बावजूद भी बच्चे अगर नहीं कर पाए जो, तो फिर वो ने इसे एग्जामिनेशन हॉल में करने में जरूर समस्या आएगी। बट स्टिल सिंस एनसीईआरटी का है तो ये ठीक है, मतलब क्वेश्चन इसको आप कहीं से भी टफ की कैटेगरी में डालेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, as observed from the top of a 100-meter high lighthouse, from the sea level, the angle of depression of two ships are found to be like 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the, so अब देखिए ये भी कॉमन क्वेश्चन है बच्चों। आपका ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से दो शिप हैं सेम साइड पे, एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे, तो कुछ ये स्थिति बनी है। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से, तो चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई तो आप फिगर बनाओगे, होपफुली आप लोगों ने यही फिगर बनाया होगा। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो उसको जब आप ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी का ये प्रयोग करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 100 मीटर है, आपने कहा मान लीजिए ये ए है और ये फिर आपने कहा कि बी है, एंड दैट्स इट। ए पहली बार में आ जाएगा tan 60 का प्रयोग करके, और फिर आप tan 30 लगाएंगे तो b आ जाएगा, और फिर b में से a सबट्रैक्ट कर देंगे, आपको b माइनस a आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दैट्स व्हाट वी नीड। अब आप ये बताएं क्या ये 4 मार्क्स का डिजर्विंग है क्वेश्चन? नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहले ही रिलेशन में a आ गया, तो ऐसा भी नहीं कि दो इक्वेशन दो अननोन बन रही आपको सॉल्व करना पड़ा। 4 मार्क्स, सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन पूरा डेटा दिया हुआ है बसेस के बारे में, फिर डेली डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड नंबर ऑफ बसेस। अब देखिए ये सिंपल सा आपका क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू फाइंड द मीडियन एंड द मीन। आपको मीडियन और मीन बनाना है, आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हुआ है। मीन निकालने में तो कोई समस्या, दोनों ही निकालने में आई बिलीव कोई समस्या नहीं आई होगी। 14 क्वेश्चन, फिर आपका कंपनी डील्स इन कास्टिंग एंड मोल्डिंग ऑफ मेटल ऑन ऑर्डर। एक ट्राई है वन ऑर्डर सर्विस में 50, तो आप देखिए ये जो शेप इन्होंने ट्राई कर दिया है, they didn't even change the shape here, what I mean, आपने ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल यही शेप जब आपका हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है। तो एक बार जब आपने वो प्रश्न वहां पे कर ही लिया तो फिर यहाँ पे कहाँ मुश्किल आने वाली है। 50 ऐसे टॉय बनने हैं, बिल्कुल यही शेप है। If the radius of the base is this and the height is 28 centimeter of the toy, तो बेस का रेडियस जो है वो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 21 सेंटीमीटर है रादर, तो ये 21 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ कोन हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर, एंड दैट्स इट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक टॉय का वॉल्यूम, हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लाइक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, बस रेडियस यहाँ पे 21 है, तो पाई को फिर आप वैसे तो सजेस्टेड यहाँ पे डिड दिस सजेस्ट एनीथिंग फॉर पाई, इन दैट केस आई विल सजेस्ट, क्योंकि 21 28 दोनों ही आपके 7 के मल्टीपल हैं, तो 22/7 से आप रिप्लेस किए होंगे, आई बिलीव सो। ठीक है, फिर 50 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एसिड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो अगेन अ सिंपल वन, क्यों? क्योंकि 2 pi r square over 1 pi 2 pi r cube over 1 pi 3 pi r square, ऐसे आप कर देंगे। हाँ, दोनों रेडियस सेम है, बट उसमें हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दैट्स इट, ये पेपर था आपका। तो अब आपको भी फील हो गया होगा या पहले भी आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर डेफिनेटली सिंपल की कैटेगरी में था। जिन्होंने भी थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन इनकी थी, दे कैन इजीली एक्सपेक्ट एनीथिंग बिटवीन 38 to 40 मार्क्स हियर। So that's my expectation here from you all. Rest पेपर आपका हो चुका है, तो अब आप लोग अगले पेपर की तैयारी डेफिनेटली करें, बहुत अच्छे से करें। Stay connected with us for like important questions, for suggestion, for strategy। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। जैसे ही आपके पेपर्स कंप्लीट होंगे, we'll be starting few other things related to 11th class और suggestion like कहाँ पे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, so that all things we will be doing it for you all। Okay, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम टीम अबीटा हियर, गॉड ब्लेस यू।